हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकेट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 2 और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सब प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो राज्य भारतीय संविधान के कौन से प्रोविज़न में लिखा गया है। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात बताता है तो वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। बात करें धर्मनिरपेक्ष की तो ये इनिशियली यानी कि शुरुआत में ये हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसी के तहत ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा आपका संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 की बनी संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो देखिए, जब 1946 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है गठन किया गया, तो उसमें जो सदस्य शामिल नहीं था वो थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। साथ ही में वो ये भी मानते थे कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो उसके पश्चात में जो कांग्रेस बनी है इसको भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों में जो शामिल नहीं थे वो थे महात्मा गांधी। वही बात करें वल्लभ भाई पटेल की, तो ये संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति, तो ये उसके अध्यक्ष थे। वहीं बात करें के.एम. मुंशी की, तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और जे.पी. कृपलानी ये मौलिक अधिकार उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विधि के शासन को हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो कई सारे अलग अलग देशों के संविधान से चीज़ों को मिलाकर हमने अपना संविधान अपने हिसाब से उसको बनाया है। तो वहीं पर एक बात है विधि के शासन, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो विधि का शासन ये हमने लिया है ग्रेट ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। वहीं बात करें एकल नागरिकता की, तो ये भी हमने ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और अगर बात करें यूएसए से, तो यूएसए से हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू है यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके बारे में हमने लिया है। साथ ही में कनाडा की बात करें तो वहाँ से संघीय व्यवस्था, समवर्ती सूची। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने प्रस्तावना की भाषा को लिया है। हालांकि प्रस्तावना ये यूएसए से लिया है, लेकिन उसकी भाषा ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विधि के शासन, तो ये इसका सही आंसर होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। कुछ अन्य प्रोविज़न है जैसे कि विधि के शासन तो ब्रिटेन है, मौलिक अधिकार अमेरिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड से लिए हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, और संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है ये ली हैं कनाडा से। फिर है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो जो भारत का संविधान है इसको टोटल 25 भागों में विभक्त किया है। शुरुआत में ये 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है इसमें जो है 3 भागों को जोड़ा गया था और अभी जो है संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो ये संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वप्रथम जो है अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 22 जनवरी 1947 को पेश की थी, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए हैं? तो आपातकालीन अधिकार यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है या इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की, ये हमने ली है जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगेन विधि का शासन ये हमने ब्रिटेन से लिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये है आयरलैंड। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियाँ ये है कनाडा। फिर है भारत का संविधान ये कैसा है? तो आपसे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कैसा है? तो देखिए सबसे विस्तृत संविधान है यानी कि सबसे बड़ा है, तो ये बात भी सही है। एक लिखित संविधान है, ये भी सही है। संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था है, तो ये बात भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की, तो संघात्मक ये इसीलिए है क्योंकि इस आधार पर कहा जाता है इसको संघात्मक, क्योंकि एक तो ये लिखित संविधान है, साथ ही में यहाँ पर सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका है और केंद्र और राज्य के बीच में जो है वो स्पष्ट विभाजन यहाँ पर बताया गया है। तो उसी के हिसाब से आप कह सकते हो कि ये एक संघात्मक संविधान का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जो है वो यूएसए से ली गई है? तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा विधि का शासन ये हमने ग्रेट ब्रिटेन और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। फिर है संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघ राज्य की प्रमुख विशेषता की बात करें तो ये है इसका विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या होता है? देखिए जो विकेंद्रीकरण है, अगर सत्ता जो है वो एक से अधिक जगह हो तो उसको आप कह सकते हो कि ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। जैसे कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। एक सरकार आप देखने के लिए मिलेगा सेंट्रल लेवल पर यानी कि केंद्र सरकार, फिर आपकी आएगी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और उसके बाद आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे कि पंचायती, और साथ ही में आपके न्यायपालिका, तो ये हो जाती है आपकी स्थानीय सरकार। तो जो पावर है वो किसी एक हाथ में ना होकर वो अलग अलग जगह विभाजित है, तो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस, मतलब भारत जो है वो संविधान दिवस कब मनाता है? तो संविधान दिवस की बात करें तो भारत का संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। संविधान दिवस को हम कानून दिवस भी कहते हैं और हर साल के 26 नवंबर को हम भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान सभा है उसने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। फिर है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो अभी आज के समय में हम अपना ध्वज देखते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है वो किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी कि पिंगली वेंकैया ने ही जो है वो हमारे ध्वज को डिज़ाइन किया था। तो ये आप चित्र में देख सकते हो उनकी फ़ोटो, तो यही है पिंगली वेंकैया। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? तो सरकारिया आयोग की बात करें तो इसका गठन ये हुआ था सन 1983। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। बात करें सरकारिया आयोग की, गठन हुआ था जून 1983 में और इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच करना, यानी कि जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य के बीच में सही तरीके से विभाजित रहे, उसी की जांच के लिए बनाया गया था सरकारिया आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिनका नाम था जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, और इन्हीं के नाम की वजह से इस आयोग का नाम भी सरकारिया आयोग ही पड़ा। जबकि अन्य जो सदस्य थे वो थे श्री वी शिवरामन और साथ ही में डॉक्टर SR सेन थे। नेक्स्ट संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा,
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उस दौरान ही संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष, जिसको आप कह सकते हो कि अस्थायी अध्यक्ष भी चुना था, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो है अपना चेयरमैन चुन लिया था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा और इसे हमने अपना राष्ट्रीय वाक्य भी घोषित किया गया है। देखिए आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत है और इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है और उसी का ये एक मंत्र है जो कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इस वाक्यांश को भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए जो मोहम्मद फजल अली है, उन्हीं के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और राज्य जो है उसके आधार पर रिपोर्ट दी गई थी और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 संघ राज्य जो हैं वो बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो देखिए अगर भाषाई आधार पर राज्य की बात करें तो सबसे पहला जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश और उसी के निरीक्षण के लिए, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन करना है भाषा के आधार पर, तो इसके लिए एक आयोग बिठाया गया था और उस आयोग के जो पहले प्रमुख थे वो थे एस.के. धर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा और इन्होंने अपना सुझाव दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। फिर है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति ये किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो बात करें वित्तीय आपात स्थिति यानी कि जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। ये बात अनुच्छेद 360 में लिखी गई है वित्तीय आपातकाल की और अनुच्छेद 360 के आधार पर ही राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। और ध्यान रखिएगा अभी तक एक भी बार जो है भारत में वो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, यानी कि कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया है जब हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है वो लगाना पड़ा हो। फिर है भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है भारत के द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए हमें जो है धर्मनिरपेक्षता का एक कह सकते हो अधिकार है, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इसका गठन जो है वो किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए इसका जो गठन था वो बेसिकली राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। सबसे पहले जो कमेटी आई थी वो थी एस.के. धर और उसी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया था। फिर है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है और उसमें जो है अंग्रेजी भाषा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषा का उल्लेख है और लेकिन इसमें जो उल्लेख नहीं है वो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस दौरान में कुल 14 राजभाषा की बात की गई थी और अभी एट प्रेजेंट जो है टोटल 22 भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं।
तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? तो तेलंगाना राज्य की बात करें तो ये बना है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो ये 2 जून 2014 में जो है तेलंगाना राज्य बना था। फिर है बीमारू में एम किस राज्य को दर्शाता है? तो देखिए जो बीमारू शब्द है वो बीमारू राज्य यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसको दर्शाता है। और ये आशीष बोस समिति थी, इसी की सिफारिश में 1980 में जो है बीमारू शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि पिछड़े राज्य हैं उनके लिए। और इसमें जो है 4 राज्य आते हैं, जो कि है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो आपसे एम का मतलब पूछा है तो यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो ये भारत को घोषित करता है एक संघ राज्य यानी कि राज्य संघ की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो इसका आधार था भाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता यानी कि जो डुअल सिटीजनशिप है इसकी बात की गई है यूएसए में, क्योंकि यूएसए में सेंटर की जो नागरिकता है वो अलग होती है और हर एक स्टेट की नागरिकता वो अलग होती है। लेकिन बात करें अपने प्यारे देश भारत की तो यहाँ पर जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इस संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के बाद संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में भी पूछा गया है। मतलब मैंने कई बार देखा है यूपीएससी के मॉक टेस्ट में भी इसको पूछते हैं और कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए जब 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था संविधान, तो उस दौरान जो तुरंत लागू किए गए प्रोविज़न थे वो थे नागरिकता, इसके अलावा चुनाव संबंधी और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इस संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो नागरिकता के प्रावधानों की बात करें तो ये देखने के लिए मिलता है भाग 2 में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। और नागरिकता का जो प्रावधान है वो 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान, यानी कि जब मोरारजी देसाई का कार्यकाल चल रहा था तो उसी दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान। फिर है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट प्रोवाइड कराता है और इसी के बिहाफ पर आप जाकर अपने मौलिक अधिकारों के लिए अपील कर सकते हैं। फिर है यह निर्णय करने का अधिकार किसका है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं? तो इसका जो फैसला है वो होता है न्यायालय यानी कि जो हमारी कोर्ट है उनके द्वारा। तो संसद के द्वारा बनाए गए विधि की समीक्षा करने के लिए जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके पास होता है। मतलब दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय और आत्मा ये कहा गया है अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। वही बात करें सिर्फ संविधान की आत्मा तो ये है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और साथ ही में मकान का अधिकार। तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार है यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जो कि
86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था 21A के तहत, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, तो फंडामेंटल राइट को हम सस्पेंड कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, यानी कि उनके पास ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये हमारा जो है वो सस्पेंड यानी कि वो निलंबित नहीं हो सकता राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता देता है, वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों से, यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के तहत किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वो टैक्स दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर हम मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल हैं? तो देखिए जो मूलभूत अधिकार है वो हमारे लिखे गए हैं 12 से लेके 35, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और जो है आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर बी। फिर है मूल संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की सम्मिलित करता है? तो ये जो बात की गई है वो की गई है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि DPSP, जो भाग नंबर 4 है और हमने लिया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है किसकी अनुशंसा पर जो है वो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है हमारे स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पर सही होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, संथानम समिति तो लोकपाल के गठन से संबंधित है। वहीं बात करें अशोक मेहता समिति तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करें अदर ऑप्शन की तो अनुच्छेद 15 ये बताता है जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता लेकिन समान प्रतिनिधित्व के लिए आरंभ दे सकता है। साथ ही में आपका अनुच्छेद 18 तो ये है आपका उपाधियों का अंत। फिर निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका जैन कम्युनिटी यानी कि जैन समुदाय को, ऑप्शन नंबर सी। और अभी भारत में जो है वो जो आपको देखने के लिए मिलेगी अल्पसंख्यक समुदाय तो वो है मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, यानी कि 6 जो है वो हमारी अल्पसंख्यक समुदाय अभी हमारे देश में है। फिर संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो ये बात की गई थी KT शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व है? तो नीति निदेशक तत्व की बात करें तो ये है आपका समान आचार संहिता, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 44 में। प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और विधि के समक्ष स्वतंत्रता ये सभी जो है आपके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, धर्म के लिए स्वतंत्रता 25 से 28। वही बात करें विधि के समक्ष समानता तो यह अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो नहीं है वो है सूचना का अधिकार। इसके अलावा पर्यावरण, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन ये सभी आपका DPSPs में आता है, लेकिन सूचना का अधिकार ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता। ध्यान रखिएगा सूचना का अधिकार ये अधिनियम जो है वो 2005 में लागू हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये लिए गए हैं USSR यानी कि सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर
सी आपका यहाँ पर सही होगा। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर भी जो हमारे संविधान के 42वें संविधान के तहत जोड़े गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता है? तो ये बात की गई है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा और ये दिया गया है अनुच्छेद 43 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो ये कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। चित्र में आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। और ये जो थे भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 में राष्ट्रपति बने थे। वह 21 जुलाई 1977 के दौरान चुने गए और 25 जुलाई 1977 को भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। और रेड्डी जी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी के समय 3 सरकारों के साथ काम किया हुआ है। फिर है, भारत संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अब आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं। पहला है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित किस संविधान से लिया है? इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? इसका भी जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था आपका पॉलिटिकल सेट 2, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।